जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो उस टॉपिक से संबंधित है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी केस में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामलों में अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है? यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सवाल है यहाँ पर, और इसका आंसर जो है आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, राइट। तो हम देखेंगे कि हमारी कानूनी जो कानून है वो कानून क्या कहता है। फिर हम वहाँ भी बात करेंगे कि हमारा जो सबसे बड़ी कोर्ट है, उच्चली अदालत की जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो क्या दिशा निर्देश देती है। ओके, तो आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। कानून क्या कहता है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी एससी एसटी एक्ट की धारा 18 और 18A स्पष्ट रूप से अग्रिम जमानत पर रोक लगाती है। यानी यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर रोक लगा दी, यानी एससी एसटी एक्ट जो है रोक लगा दी कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी, राइट। आगे बात करेंगे। इन धाराओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ऐसे गंभीर मामलों में आरोपी आसानी से गिरफ्तारी से बच न सके और पीड़ितों को डरा न सके। ठीक है, उसके आगे जानते हैं कि कानून कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 438 जो अग्रिम जमानत से संबंधित है, एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित है, एससी एसटी एक्ट के तहत अपराधों पर लागू नहीं होती है। यानी जहां पर हम सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं, वहां पर एससी एसटी केस जो रहेगा, उस तरह का मामला यदि रहेगा तो वहां पर एससी एसटी अधिनियम जो है यह अप्लाई नहीं होगा। कानून यही कहता है। तब बात अभी तक ये होगी कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जमानत नहीं होगी, लेकिन हाँ आगे देखेंगे कि जमानत मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। कानून क्या कहता है आपने अभी तक जान लिया। आइए कंटिन्यू बने रहिए। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या और अपवाद, ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो व्याख्या है और यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो क्या हमें बताता है, राइट। समय के साथ यानी जैसे जैसे समय बदलता गया, लोग देखा कि कुछ दुरुपयोग करने लगेंगे, कुछ गलत आदमी भी उसमें फंस जाएंगे, गलत आदमी को भी सजा मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को लेकर कई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिए। क्या दिए? कि न्यायालय ने दोनों बातों का ध्यान रखा। क्या बात का ध्यान रखा? कमजोर समुदाय का रक्षा करना और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना। इसी बात को लेकर के आ जाते हैं। कानून एक जगह बोला कि नहीं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जो एक्सप्लेनेशन दिया, जो एक्सेप्शन दे दिया, बात के रूप में हो भी सकता है, एंटीसिपेटरी बेल होगा। तो आइए एक केस को लेकर चलते हैं। वो केस है पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ 2020। इस मामले को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, इस मामले में यह था कि जब कोई प्रथम दृष्टया मामला यानी प्रिमा फेसी की बात हो गई, राइट। जब कोई प्रथम दृष्टया मामला न हो तो अग्रिम जमानत पर रोक पूर्ण रूप नहीं रहेगी, राइट। अब आ जाती है कि एंटीसिपेटरी बेल यानी बिना जेल गए हुए बेल। अदालत अग्रिम जमानत दे सकती है यदि उसे लगता है कि एससी एसटी एक्ट के तहत कोई प्रथम दृष्टया यानी प्रिमा फेसी मामला नहीं बनता है। आजकल क्या होता है, यह देखा गया कि कुछ लोग गलत तरीका से फंसा देता है, या उसमें जो एक्यूज्ड होते हैं उनके ऊपर यह केस नहीं बनना चाहिए फिर भी लगा दिया जाता है। इसका कोई उपयोग न कर सके, उसका लाभ न उठा सके। इसका मतलब ये साफ साफ हो गया कि अगर शिकायत या एफआईआर में लगाए गए आरोप, इसे ध्यान से देखेंगे, यदि एफआईआर होती है, एससी एसटी केस बनती है किसी के ऊपर, और यो एफआईआर जैसा लिखवाया थाने में जाकर के, और एफआईआर के अकॉर्डिंग जो आरोप लगा है, यदि पहली नज़र में अधिनियम, कौन से अधिनियम, एससी एसटी के तहत अपराध नहीं बनती है, तो धारा 18 पर रोक लागू नहीं होगी, राइट। अब है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग, जैसे मैंने अभी जस्ट बता रहा था कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर लेना। तब कानूनी प्रक्रिया का यदि दुरुपयोग करता है तब क्या होती है, एब्यूज ऑफ प्रोसेस। तब क्या हो जाती है, यदि अदालत पाती है
कि आरोप स्पष्ट रूप से झूठे हैं, यानी प्रेमा फेसी ही नहीं। जिस तरह से एफआईआर को देखा गया, एफआईआर बेस पर ऐसा लगा यह प्रेमा फेसी केस नहीं है, जो आरोप है वो निराधार है, एब्यूज ऑफ प्रोसेस है, प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यदि अदालत पाती है कि आरोप स्पष्ट रूप से झूठे, तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण है, यानी जानबूझकर परेशान करने के लिए लगाए गए हैं, यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, तो भी अग्रिम जमानत दी जा सकती है। यानी ये बात हो गई कि जैसे ही SC/ST केस होगी और इस केस में साफ साफ यह निकल जाए एफआईआर से कि यह प्रेमा केस नहीं बनती है, लेकिन इसमें जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये झूठे, किसी का बदला लेने के लिए, किसी का अपना उससे कुछ पुराना दुश्मनी था उसका बदला लेने के लिए यह निकाला गया है, या इस पर केस किया गया है, परेशान करने के लिए किया गया है, तो कानूनी प्रक्रिया का इस तरह से दुरुपयोग हो रही है, तो उनको क्या मिल जाएगी? एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी कोर्ट के द्वारा। राइट। अब आइए नेक्स्ट करते हैं पॉइंट। वो पॉइंट है अपमान का इरादा। ऐसा है कि केस करने के समय में उसका इरादा जो था वह था कि समाज में अपमान करना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल यह कहना किसी व्यक्ति ने SC/ST समुदाय के सदस्य का अपमान किया है पर्याप्त नहीं है। यानी जो प्रोसिक्यूशन है और जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड के ऊपर यानी जो केस करने वाला है, उन्होंने सामने वाले व्यक्ति पर लगाया कि हम SC/ST के जाति से गुजरते हैं, जाति से बिलोंग करते हैं, और जो पर्सन है, सामने वाले पर्सन जिस पर केस किया है, वो आदमी ने मेरे ऊपर क्या किया था? तो SC/ST से सामुदायिक रूप से अपमानित किया था, ऐसा शब्द यूज किया था जो शब्द हमें गाली देने जैसा है। यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो ओरली ऐसा बोला कि अपमानित किया गया। तो अपमान या धमकी व्यक्ति को केवल इसलिए अपमानित करने के विशिष्ट इरादे से की जानी चाहिए क्योंकि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। यहाँ ये बताया गया कि ऐसा इंटेंशन को बताया गया कि धमकी केवल व्यक्ति केवल इसलिए अपमानित करने के विशिष्ट इरादे से की जानी चाहिए। तो विशिष्ट इरादा होना चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ बातें और जोड़ दी। मान लो कि हो सकता है कि कोई पैसा लिए हो और वो SC/ST से बिलोंग करता हो, और वो बाद में कह दे, उससे मांगने गया और बोलेगा कि जैसे ही मांगा पैसा तो उन्होंने बोला कि भाई तुम पर मैं केस कर दूंगा। राइट। उस तरह से जो है वो जो FIR दर्ज किया, या जो अपमान वाली बातें ना कही गई और उन्होंने अपमानित किया गया, और वो बाद की बातों को वो छोड़ दिया गया और ऐसी बातें सिर्फ लिखी गई तो वो उसे अपमानित किया गया। जैसे जाति सूचक गाली दिया, तो जाति सूचक गाली दिया, लेकिन ये बात कुछ और है, जो कि इरादा जो है कुछ और कह रहा है, इससे क्या होगा? तब भी उसे एंटीसिपेटरी बेल होगी। राइट। अब है सार्वजनिक रूप से किया गया अपराध। SC/ST अधिनियम के तहत कई अपराधों के लिए यह जरूरी है कि अपराध सार्वजनिक दृष्टिकोण में विदिन पब्लिक व्यू किया गया हो। राइट। यानी अपराध तभी माना जाएगा, SC/ST में तभी आएगा, और वह फिर एंटीसिपेटरी नहीं भी होगा जब उसे, जैसे मैंने बोला अभी जस्ट कि जाति सूचक गाली दिया गया, लेकिन इरादा कुछ और था बोलने का, लेकिन उन्होंने जाति सूचक गाली नहीं दिया, उन्होंने लिखवाया और दूसरी बातों को बताया गया कि वो मुझे इस तरह से अलग अलग बातें कहा गया था। राइट। तो यहाँ पर अपराध जो है सार्वजनिक दृष्टिकोण में किया गया हो। यदि शिकायत में यह बातें उल्लेख नहीं है, परिस्थितियां अन्यथा संकेत देती है, तो अदालत मान सकती है। क्या मानेगी? यानी जो बातें हैं वो बातें जो उन्होंने जो स्पष्ट रूप से नहीं दिया, और जो शिकायत किया, ये शिकायत में ऐसा लग रहा है कि वह जो बातें बता रही है वह अदालत मान गई कि FIR के पढ़ने पर यह प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। भाई प्रथम दृष्टया मामला बनता ही नहीं, प्रेमा फेशी नहीं है, वह सिर्फ बलगलाने यानी वह जो है घुमावदार बातें की गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल वह SC/ST केस में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। राइट। यानी प्रेमा फेसी यहाँ बन भी नहीं रही है, प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, और जिस तरह से उन्होंने केस किया, केस में जो इंसिडेंट दिया गया वो इंसिडेंट साफ साफ बता रहा है प्रेमा फेसी नहीं बनती है FIR पर, तो वह उन्हें तो कोर्ट जो है एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है। राइट। आइए समरी के थ्रू जाते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए, जो मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा, और यह याद रखने के लिए यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही कानून में एक मजबूत रोक है, कानून सच में बनाया गया है, SC/ST केस के एक्ट के तहत बनाया गया है कि उच्च न्यायालयों के पास SC/ST
अधिनियम के तहत मामलों में अग्रिम जमा देने की शक्ति है, लेकिन केवल असाधारण परिस्थिति में। ऐसा होगा तो फिर SC/ST एक्ट का भी कोई वैल्यू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बेल लेना बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। ये डिपेंड करता है FIR पर, डिपेंड करता है इंसिडेंट पर, डिपेंड करता है एंटीसीडेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, क्या सच में इस तरह की भावनाएं उनकी नहीं थी, यह आता है। और असाधारण परिस्थिति में सिर्फ बेल मिलेगी, लेकिन इसे समझना, इससे मान लेना कि SC/ST अधिनियम में हमें बेल मिल ही जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। यह होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट आना चाहिए जब आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट ये आना चाहिए कि कोई प्रथम दृष्टया मामला न हो। यदि प्रथम दृष्टया मामला आता है, बनता है, तो बिल्कुल बेल नहीं होगी, एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी। यानी कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तब क्या करेगी अदालत, अदालत में आरोप में जो SC/ST अधिनियम के तहत अपराध के आवश्यक तो मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल उसे जो है एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, यानी जो प्रोसिक्यूशन है, जो प्लानिंग किया गया था, ये जो निष्कर्ष निकल के ये आती है कि जब अदालत की यह निष्कर्ष निकलती है कि शिकायत, यानी जो FIR करने वाले, तो प्रोसिक्यूशन ने जो अपनी सारी एंटीसीडेंट बताई, जो घटनाक्रम बताया, उसमें जानबूझकर गलत और आरोपी को परेशान करने के इरादे से दायर की गई है, तो बिल्कुल बेल मिलेगी। यहाँ पर SC/ST अधिनियम के तहत ऐसा नहीं है कि बेल नहीं मिलेगी, राइट। तो डिपेंड करता है टोटल का टोटल। जो मैंने शुरू में पूछा था कि SC/ST अधिनियम के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वह पूरे उसका आंसर हाँ और नहीं दोनों होगा, लेकिन वह डिपेंड करेगा प्रथम दृष्टया मामला पर, और जो कहीं परेशान करने के लिए तो उसके ऊपर केस नहीं किया गया था, यह दोनों बातों पर निर्भर है, राइट। तो कानून के तहत भी हमने जाना और सुप्रीम कोर्ट के केस के तहत भी जाना। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बोला कि हाँ ऐसा होगा कि बेल मिलेगी, लेकिन बेल मिलने का कारण यह जो है प्रथम दृष्टया मामला नहीं होना चाहिए और परेशान करने की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि एक्चुअल में घटना घटी है और ऐसा वर्ड यूज किया गया है, ऐसा शब्द यूज किया गया है, उसे परेशान किया गया है और घटना घटती है, तो बिल्कुल उसे बेल नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।